गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका स्वागत है हमारे चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। राइट, ये एक पूरी सीरीज़ है भारतीय इतिहास की, जिसके अंदर हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम सारा कुछ कवर करने की कोशिश करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बने तो वो हमारे आपको यूट्यूब चैनल से या हमारे किसी भारतीय इतिहास की वीडियो से मिल जाए। राइट, आपको क्या करना है, बस आपको उसको अच्छे से गो थ्रू करना है, वीडियो को 2-3 बार देखना है या आपको उसके नोट्स बनाने हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो जो अशोक का टाइम था, यानी कि मौर्य काल, ठीक है। तो मौर्य क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अशोक के शासनकाल में, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मौर्य शासनकाल में, ठीक है, दोनों एक ही बराबर है। तो अशोक के शासनकाल में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला, जो सेना का नेतृत्व करता था, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे नायक। एक बात आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, हर एक पीरियड में, हिस्ट्री में हर एक पीरियड में हर एक पोजीशन को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर ये हमेशा याद रखना कि हर एक टाइम पीरियड के बाद वो नाम चेंज हो जाता है। मतलब ऐसा मत सोचना कि जो मौर्य काल में नायक कहा जाता था, तो शायद जो गजनी का टाइम आएगा या जो आगे क्या कहते हैं अकबर का टाइम आएगा, तब भी इसको नायक ही कहा जाएगा। राइट, तो वो नाम इंपॉर्टेंट है, वो जरूर याद रखना कि किस पोजीशन को क्या कहा जाता है, और वो हर टाइम पीरियड के बाद वो बदलता रहता है। ठीक है, पोजीशन वही रहती है, बस उसका नाम चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में अनाज के माप के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता था? तो कौन सी इकाई थी जिसका प्रयोग किया जाता था अनाज को मापने के लिए? तो आंसर है द्रोण। द्रोण एक इकाई होती थी, ठीक है। तो उस समय क्या होता, मौर्य काल में जो अनाज मापा जाता था, तोला जाता था, तो जैसे आज हम करते हैं किलो में तोलते हैं, राइट, 1 किलो 2 किलो, उस समय क्या था, द्रोण में होता था। ठीक है, द्रोण शब्द यूज किया जाता था उसके लिए। चीजें होती वही थी जो आज के टाइम में है, बस उसका नाम चेंज होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। हिस्ट्री में कई बार इस तरह के क्वेश्चन, देखिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो आपको बहुत क्लियर बताता हूँ। कोई भी वंश स्टार्ट होता है और कोई भी वंश खत्म होता है, उस टाइम के दो राजा, ठीक है, एक तो स्टार्ट का, एक लास्ट का, यानी संस्थापक और जो उसका अंतिम राजा था। और उस वंश के अंदर जो सबसे बहुप्रचलित राजा था, जिस जिस मतलब मान लो जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है, यहीं से क्वेश्चन बने के, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, कहीं से कोई बंदा कहीं से भी क्वेश्चन उठा के नहीं पुट करेगा। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, या तो किस एक वंश की संस्थापना किसने करी थी, राइट, और उस वंश का अंतिम राजा कौन था, और उस वंश के अंतर्गत कौन सा एक ऐसा राजा हुआ जो बहुत ज्यादा विख्यात हुआ है। तो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आपको इतना ही करना है। तो कौन है मौर्य वंश का अंतिम शासक, कौन था? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक को हराकर किस वंश ने नींव डाली थी? या ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था, या मौर्य वंश को हराकर, अंतिम शासक को हराकर, अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, राइट। तो उसको हराकर किस वंश ने अपनी नींव डाली थी? कौन सा वंश आया था मौर्य वंश के बाद? तो आया था शुंग वंश। कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। और उसके संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग उसके संस्थापक थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का जो पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अंतिम कौन था? बृहद्रथ, राइट। अब मौर्य वंश के बाद कौन सा शासक आया था? शुंग वंश आया था। और वो शुंग वंश का शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। इसका मतलब ये है कि जो बृहद्रथ है, इसको किसने वो करा था, हराया था? किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को हराया था। और उसके बाद मौर्य वंश का मतलब समाप्त हो गया था मौर्य वंश। और उसके बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था, जिनके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बस क्वेश्चन कैसे भी है आप आराम से आंसर दे पाओगे। सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की थी? जो सातवाहन राजवंश था, उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी शिवमुख ने। किसने की थी? शिवमुख ने स्थापना की थी सातवाहन राजवंश की। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा किस वंश ने शुरू की थी? तो कौन सा वंश था जिसने ये स्टार्ट किया था कि ब्राह्मणों को अनुदान में, मतलब दान देने के लिए उनको भूमि दान में दे दी जाए? तो कौन सा वंश था? सातवाहन शासकों ने। किसने? सातवाहन शासकों ने। और सातवाहन शासकों का जो संस्थापक था, जो पहला राजा या जो पहला संस्थापक था, किसने बनाया था? कौन था? शिवमुख था। कौन था? शिवमुख।
सातवाहन शासकों की भाषा और लिपि क्या थी? तो किस भाषा का प्रयोग करते थे और किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो क्या थी उनकी भाषा? कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी उनकी? प्राकृत भाषा थी, राइट। और लिपि क्या थी उनकी? लिपि थी ब्राही लिपि। कौन सी लिपि थी? ब्राही लिपि थी, ठीक है। और अगर आपने हिस्ट्री पीछे मेरे क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो जो प्राकृत भाषा है वो जैन धर्म में भी यूज हुई है, ठीक है। और जो पाली भाषा है वो बौद्ध धर्म में यूज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख भारत के किस राज्य में है? तो हाथी गुफा अभिलेख भारत के किस राज्य में है? भुवनेश्वर में है, ठीक है, भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, अच्छे से इसको रट लेना चाहे, ठीक है। विक्रम संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? ताकि तभी मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक ही स्लाइड में डाल दिए हैं। तो विक्रम संवत किस किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 58 ईसा पूर्व में। कब? ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? विक्रम संवत का वर्ष शुरू हुआ था। मतलब ये था कैलेंडर होता है बेसिकली, ठीक है। और ये था इस समय, इसी समय से विक्रमादित्य की उपाधि लोकप्रिय हुई थी। जो विक्रमादित्य उपाधि है जो कई टाइम तो चलती आ रही थी, ठीक है। और कई सारे जो थे राजा जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है। जिसमें जो दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है, हेमू, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में, उसने उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक है। तो जो विक्रम संवत है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? वो किस वर्ष आरंभ हुआ था? प्रारंभ हुआ था तो हुआ था 58 ईसा पूर्व, ठीक है। 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत। और सेम मिलता जुलता क्वेश्चन आता है फंसाने के लिए, शक संवत उसका आरंभ कब हुआ था? उसका होता 78 ईसा पूर्व, ठीक है। शक संवत का कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व। और विक्रम संवत का 58 ईसा पूर्व, ठीक है। दोनों को याद रखना, दोनों में 8 है। मगर जहां विक्रम की बात आएगी वहां 58 है, और जहाँ शक की बात हुई थी वहां बताओ, ऐसे ऐसे याद कर लो, अगर याद करना है तो। शायद वो 7 है, ठीक है। शक मतलब 7, और 8 तो पीछे दोनों में है ही, ठीक है। तो शक शाह से क्या बन गया? सा बन गया, ठीक है, 7 हो गया, तो 78 हो गया, ठीक है। और विक्रम से 58 रख लो, दो ही है, ठीक है। और जो जो शक संवत है वो, उसका क्या है कि कनिष्क इसे भारत, ये जो शक संवत है किसने प्रारंभ किया था? ये किया था कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने। और जो भारत सरकार है, यानी कि आज का जो टाइम पीरियड है, आज की जो गवर्नमेंट है भारत सरकार, वो भी इसको प्रयोग करती है। इसका प्रयोग होता है आज के टाइम में। यानी कि पूछा जाए कि विक्रम संवत और शक संवत में किसका प्रयोग होता है, यह भारत सरकार किसका प्रयोग करती है? तो किसका प्रयोग करती है? शक संवत का प्रयोग करती है, राइट। कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व हुआ था। किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने आरंभ किया था, राइट। नेक्स्ट करते हैं, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म में जो चार बौद्ध संगति हुई है, संगति मतलब महासभा, ये किन किन शासकों के टाइम पे हुई है और किन किन अध्यक्षों के उसमें हुई है, अंतर्गत हुई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। एक बुद्धिज्म का वीडियो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चन जो बनने चाहिए ना, जो एग्जाम में आएंगे, वो सब कुछ वहां से मिल जाएगा। आप उसको गो थ्रू कर लीजिए, आपका एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी मतलब लास्ट वाली, ठीक है। तो किसके हुई थी? कनिष्क के टाइम पे हुई थी। जब कौन सा शासक था उसमें? कनिष्क था। हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी कुंडल वन में हुई थी, ठीक है। और कुंडल वन कहाँ था? उस आज के टाइम में कहाँ है कुंडल वन? कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो जो आपने बौद्ध धर्म के बारे में अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो, तो बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय है, ठीक है। तो यहाँ ये पूछना चाहते हैं कि जो कनिष्क है वो बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वो था महायान का। किसका? महायान। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय है, एक तो हीनयान है, एक महायान है, ठीक है ना। तो ये जो कनिष्क था ये किसको मानता था? दोनों में से ये महायान को मानता था, ठीक है। महायान बौद्ध संप्रदाय को माना करता था, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राजवैद्य और आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? यानी कनिष्क के मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि कनिष्क के टाइम पे या उसके राज दरबार में राजवेद और आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? कौन मतलब उसका मतलब ज्ञाता था उसको, जिसको आती थी सब चीजें, राजवेद और आयुर्वेद। तो उसका नाम है चरक। और ये चरक जो है ना, इन्होंने ही चरक संहिता बनाई है। और ये चरक संहिता जो है ना, ये एग्जामर का सबसे मतलब समझ लो फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि चरक संहिता के जो रचयिता कौन थे? चरक थे। चरक जो थे
वो देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि चरक संहिता के रचयिता कौन थे, चरक तो हर हर एक बंदा टिक कर देगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा जो चरक थे ना वो किसके राज दरबार में थे, तो किसके राज दरबार में थे, वो कनिष्क के राज दरबार में थे। कौन थे चरक, वो राजवैद्य थे, ठीक है, और वो कहते आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे, मतलब तो आयुर्वेद उनको बहुत अच्छे से आता था, ठीक है। और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, चरक संहिता लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की रामायण बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। तो बौद्ध जो धर्म है उसके अंदर जो बुद्ध चरित्र है उसको बौद्धों की रामायण माना जाता है, ठीक है। तो वो जो बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी, तो किसने की थी उसकी ना, अश्वघोष ने की थी। किसने की थी, अश्वघोष ने। और ये अश्वघोष था कौन, ये कनिष्क के दरबार में राजकवि था, ठीक है ना। यानी कि देखो दोबारा से पूरा कवर करते हैं। जो चौथी बुद्ध संगति हुई है वो कहाँ हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में है। किसके टाइम पे हुई थी, कनिष्क के टाइम पे हुई थी, ठीक है। अब कनिष्क के टाइम में एक एक और कनिष्क के दरबार में बंदा था जो राजवेद और आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, उसका नाम क्या था, चरक। क्वेश्चन यही बनेगा कि चरक किसके दरबार में था, तो किसके दरबार में था, कनिष्क के दरबार में था, राइट। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, चरक संहिता। मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो हर कोई बंदा टिक कर देगा चरक संहिता, मगर ये जरूर आ सकता है कि चरक किसके राज दरबार में था, राइट। दूसरा, या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जो चरक संहिता पुस्तक है ये किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये आयुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है, आयुर्वेद से संबंधित है, राइट। और ये क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो बौद्ध धर्म की जो रामायण है जिसको बौद्ध चरित्र कहा जाता है, जिसको बुद्ध चरित्र कहा जाता है, इसकी रचना किसने की थी, किसने की थी, अश्वघोष ने की थी। और अश्वघोष था कौन बंदा, ये कनिष्क के दरबार में ही था, ठीक है। ये कनिष्क के दरबार के बारे में बात चल रही है, कनिष्क के दरबार में था। और उसके दरबार में क्या था, ये राजकवि था। यानी कि एक कनिष्क के दरबार में जो राजकवि था उसने बौद्धों के ऊपर बौद्ध धर्म में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र क्या बन गई, बौद्ध धर्म की रामायण बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भारत का आइंस्टाइन, किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टाइन। नागार्जुन की पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत वर्णित है। तो ये पूछता है कि नागार्जुन की कौन सी पुस्तक है जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत वर्णित है, तो उसका पुस्तक का नाम है मध्यमिक सूत्र। तो मध्यमिक सूत्र जो किसकी पुस्तक है, नागार्जुन की पुस्तक है। मध्यमिक सूत्र में किसका सिद्धांत है, तो सापेक्षता का सिद्धांत है, ठीक है। और नागार्जुन को क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास, आंसर है कनिष्क। तो कनिष्क के टाइम पे हुआ था गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ कुराल किसके द्वारा कृत है, कृत मतलब बनाया गया, लिखा गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो कुराल जो ग्रंथ है वो किस भाषा से संबंधित है, तो है तमिल भाषा से है, ठीक है। और किसने लिखा था कुराल, तो लिखा था तिरुवल्वल। तिरुवल्वल जी जो थे वहाँ पे कवि हुआ करते थे, ठीक है। ये उन्होंने लिखा है। अगर आप कभी साउथ इंडिया गए होगे तो कन्याकुमारी में समुद्र के बीच में इनका स्टैचू है बहुत बड़ा, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था कुराल। और उन्हीं स्टैचू के साथ में ना स्वामी विवेकानंद रॉक है और उनका मंदिर है वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का। अगर बहुत अच्छी जगह है, अगर आप कभी जाओ केरला की तरफ, मतलब केरला नहीं, ये क्या कहते हैं, ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, कन्याकुमारी के वहाँ पे कभी जाओ आप तो जरूर वहाँ पे देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक कौन था गुप्त वंश का, किसने स्थापित किया था गुप्त वंश, श्री गुप्त ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने शुरू किया था गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त। और जो गुप्त वंश के किस सम्राट ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, तो कौन से सम्राट थे गुप्त वंश के जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, तो राइट आंसर है इसका सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे, सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। बच्चों एक बार बहुत ध्यान सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ना। यहाँ लिखा गया कि गुप्त वंश के किस सम्राट ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, राइट। एक उपाधि है, ठीक है। ये उपाधियां और लोगों ने भी ग्रहण की होगी, मगर ये पर्टिकुलर सिर्फ गुप्त वंश के बारे में बात कर रहा है।
तो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आता हो भी छूट जाए। आपको अगर मालूम, आपको ये पता हो कि ये सब गुप्त वंश के शासक है, तो ये पर्टिकुलर से गुप्त वंश के बारे में बात कर रहा है। हो सकता है किसी, जैसे मान लो इससे अभी पहले हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पे विक्रमादित्य की बात हुई थी। विक्रमादित्य एक उपाधि थी, विक्रमादित्य की उपाधि बहुत लोगों ने ग्रहण करी। अब क्वेश्चन बने कि इस वंश, किस वंश के शासक ने, मतलब इस पर्टिकुलर वंश के कौन से शासक ने ली थी, तो उस पर्टिकुलर वंश के बारे में बात कर रहे हैं, सबके बारे में बात नहीं कर रहे। हो सकता ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए वो चार, वो चारों के चारों विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर चुके होंगे, मगर वो पर्टिकुलर वंश के बारे में बात कर रहा है, तो आपको आंसर उसी हिसाब से टिक करना है, राइट। तो मेरा ये रिक्वेस्ट आपसे कि क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गुप्त वंश के किस सम्राट ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, तो उनका राइट आंसर है सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, और सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम है ये गुप्त वंश से संबंधित रखते हैं, ये मौर्य वंश वाले चंद्रगुप्त नहीं है, ठीक है ना। ये कौन से हैं, ये गुप्त वंश के जो शासक थे, ये वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। और इनकी जो शादी हुई थी किससे हुई थी, किससे मैरिज हुई थी इनकी, इनकी मैरिज हुई थी लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। लिच्छवी एक जगह थी, उनसे उनकी जो राजकुमारी थी उनसे इनका विवाह हुआ था, लिच्छवी राजकुमारी से इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की शुरुआत किस गुप्त सम्राट ने की थी, तो गुप्त संवत है, इसकी शुरुआत किस गुप्त सम्राट ने की थी, तो ये है सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। तो सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, गुप्त संवत की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, यानी कि इनके बाद कौन बैठा गद्दी पे, ठीक है। तो इनके बाद बैठे थे सम्राट समुद्रगुप्त, और हिस्ट्री में सम्राट समुद्रगुप्त गुप्त से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से रट के जाना कि सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन थे उत्तराधिकारी उनके, सम्राट समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस सम्राट को कहा जाता है, तो कौन है भारत के नेपोलियन, किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। तो किसे कहते हैं भारत का नेपोलियन, सम्राट समुद्रगुप्त को। और आगे लिखा है यहाँ पे, आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणवर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। तो समुद्र जो गुप्त था उसने क्या किया था, आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणवर्त के, ठीक है, आर्यवर्त मतलब नॉर्थ इंडिया के लगा लो, और दक्षिण वर्त के दो साउथ इंडिया है, यहाँ के 12 शासकों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त शासन के किस सम्राट को कविराज भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है कविराज, सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना आप। गुप्त शासन के किस सम्राट को कविराज कहा जाता है, सम्राट समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन है, सम्राट समुद्रगुप्त है। सम्राट समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या है, लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है, क्योंकि उनके जो पिता है, उनके पिता का नाम क्या था, सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, तो उनकी वाइफ का नाम क्या था, लिच्छवी राजकुमारी। तो यानी कि समुद्रगुप्त की माता जी का नाम क्या हुआ, लिच्छवी राजकुमारी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किसका उपासक था, ये किनको माना करते थे, समुद्रगुप्त जो थे किनको माना करते थे, ये भगवान विष्णु को माना करते थे। किनको माना करते थे समुद्रगुप्त, वो भगवान विष्णु को माना करते थे। गुप्त शासन में किस शासक का वीणा बजाते हुए चित्र सिक्कों पे अंकित है, कहने का मतलब ये है कि किस गुप्त वंश में कौन सा ऐसे शासक हुआ है जिन्होंने अपना चित्र वीणा बजा, वीणा मतलब एक वाद्य यंत्र होता है, मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बजाते हुए अपना चित्र जो है वो सिक्कों पे अंकित किया था। तो किन्होंने किया था, तो समुद्रगुप्त जी ने किया था। किसने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अपना, क्योंकि ये संगीत के प्रेमी थे, इन्होंने अपना वीणा वीणा बजाते हुए जो चित्र था वो सिक्कों पे अंकित करके पब्लिश कर दिए थे सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशक्ति लेख की रचना किसने की थी, तो किसने की थी इलाहाबाद प्रशक्ति लेख की रचना, हरिशेन ने की थी, हरिशेन ने की थी इलाहाबाद प्रशक्ति लेख की रचना। ये कौन थे, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि जो हरिशेनक है, ठीक है, ये कौन थे, तो ये कौन थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और इन्होंने क्या लिखा था, कौन सी रचना थी इनकी, इनकी रचना थी इलाहाबाद प्रशक्ति लेख, जो है वो हरिशेन की रचना है। और ये कौन थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था,
तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो सम्राट समुद्रगुप्त थे। कौन थे? सम्राट समुद्रगुप्त थे। तभी मैं कह रहा हूँ इनसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से करना, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन था? सम्राट समुद्रगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, यानी कि समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? तो समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय आया था समुद्रगुप्त के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी बौद्ध यात्री फाहान, ठीक है, आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में, चीनी बौद्ध बौद्ध यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, गुप्त वंश जो है, देखिए हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री में आपका मौर्य वंश, आपका गुप्त वंश और आपका मुगल, ठीक है, ये जो तीन पार्ट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा सारे क्वेश्चन अपने इसके रखूं, अपने उसमें सीरीज में रखूं, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी बौद्ध यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय थे कौन? तो ये समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय आए। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। किससे शादी हुई थी? लिच्छवी राजकुमारी से हुई थी। उनके बाद कौन था उत्तराधिकारी? समुद्रगुप्त, सम्राट समुद्रगुप्त, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने पढ़ लिया आगे। ठीक है, सम्राट समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय आया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे कौन आया था? चीनी बौद्ध यात्री फाहान आया था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि कालिदास किसके दरबार के नवरत्न में अग्रणी थे? अग्रणी मतलब इम्पोर्टेंट प्ले, मतलब एक रोल प्ले करते थे, मतलब इंपॉर्टेंस दिया जाता था इनको। तो महाकवि जो कालिदास थे किसके राज दरबार में थे? तो वो थे सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में थे। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो महाकवि कालिदास जी है वो किसके समकालीन है? तो किसके समकालीन हो गए इस समय यहाँ पे? तो सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन हो गए, राइट। ठीक है, पहले कौन थे? सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, फिर कौन थे? सम्राट समुद्रगुप्त, फिर कौन थे? सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में कौन आया था? चीनी यात्री आया था। कौन था चीनी यात्री? वो बौद्ध धर्म को मानता था। कौन था नाम उसका? फहान। ठीक है, फहान के बारे में आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, कई सारे वीडियोस उसके रिगार्डिंग। ठीक है, और उनके दरबार में कौन थे? एक महाकवि कालिदास जी। कालिदास को आई थिंक सो मेरे ख्याल से हर बंदा जानता ही होगा। ठीक है, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो कालिदास जी थे। तो क्वेश्चन आंसर बनता है कि कालिदास जी किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। और सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय किसके, कौन से वंश से थे? गुप्त वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक वराह मिहिर किसके शासक के दरबार में था, मतलब किन के दरबार में था? ठीक है, प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक, ये खगोल वैज्ञानिक, ठीक है, वराह मिहिर किसके थे? सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, तो यहाँ इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे अच्छे खासे, क्योंकि इनके दरबार में देखो कालिदास भी थे, ठीक है, महाकवि, प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक वराह वराह मिहिर भी थे इनके दरबार में, राइट। तो जो प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक वराह मिहिर है, वो किनके दरबार में थे? सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वैसे भी पता होना चाहिए हम लोगों को कि जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये गुप्त, पहला क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो गया कि ये गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, गुप्त शासन के टाइम में हुआ था। किसने किया था? ये किया था कुमार गुप्त ने। किसने किया था? कुमार गुप्त ने। तो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा है, उसकी स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर ऑलरेडी आ गया है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? मतलब दोबारा से किसने बनाई थी? जो गिरनार पर्वत है उस पे जो स्थित सुदर्शन झील है, वो दोबारा, मतलब उसकी रिपेयरमेंट किसने कराई थी? ठीक है, दोबारा मेंटेनेंस किसने कराई थी? तो किसने कराई थी? स्कंद गुप्त ने कराई थी। किसने कराई थी? स्कंद गुप्त ने। और कुमार गुप्त प्रथम उत्तर, यानी कुमार गुप्त के जो प्रथम उत्तराधिकारी थे ना, वो कौन थे? स्कंद गुप्त थे। कुमार गुप्त के बाद कौन थे? स्कंद गुप्त। और इन्होंने क्या कराया था? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का दोबारा से पुनरुद्धार किया था, मतलब दोबारा से उसकी रिपेयरमेंट कराई थी, दोबारा से उसको ठीक कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बता दिया है। पहला शासक, लास्ट शासक, और जो बीच के जो जो इंपॉर्टेंट जो शासक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगे बनेगे। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? अभिलेख होते हैं मतलब जो एविडेंस मिलते हैं ना पुराने उसके हिस्ट्री के, उनको अभिलेख कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो गुप्त वंश के जो राजा थे, उन्होंने जो सोने की मुद्राएं चलाई थी, ठीक है, उसको अभिलेखों में क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है उसको? कहते हैं दिनार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दिनार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किसी स्त्री के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो किस अभिलेख से मिलता है पहली बार किसी स्त्री के सती होने का प्रमाण? तो मिलता है एरन अभिलेख से। कौन से अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है पहली बार किसी स्त्री के सती होने का प्रमाण। देखो ये सती प्रथा जी, तो ये कुप्रथा थी हमारे समाज की, ठीक है, गलत चीज थी हमारे समाज के लिए। क्योंकि जैसे किसी का अगर मान लो हस्बैंड, अगर ये आपको पता ही होगा सती प्रथा के बारे में, अगर मान लो किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस स्त्री को भी उनके साथ ही मतलब या तो जलना पड़ता था, मतलब जलना ही पड़ता था उनके साथ ही, उनकी चिता में। तो ये बहुत ही मतलब सामाजिक कहे तो बहुत ही बेकार चीज थी। तभी इसको क्या कहते हैं? कुप्रथा कहते हैं। और अगर आप आगे हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो जो राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था इसको रोकने के लिए, तो उन्होंने इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है पहली बार सती स्त्री के सती होने का जो प्रमाण है वो किस अभिलेख से मिलता है, किस एविडेंस से मिलता है हमें? तो क्या है उसका नाम? एरन अभिलेख। क्या है? एरन अभिलेख। तो उसके रचयिता कौन है? किसने लिखा था एरन अभिलेख? लिखा था भानु गुप्त ने लिखा था। किसने लिखा था? भानु गुप्त ने लिखा था। और किसके बारे में बात की है? तो यहाँ लिखा है भोज राजा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का सती होने के बारे में बताया गया है। तो राजा भोज थे उस समय, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पत्नी जो थी वो सती हो रही थी। तो जो उनकी पत्नी सती हुई थी तो उसका जो विवरण है वो एरन अभिलेख में लिखा गया है। किसने लिखा था? भानुगुप्त ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में विष्णुगुप्त द्वारा रचित भाषा, संस्कृत भाषा का प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। गुप्त काल में विष्णुगुप्त द्वारा रचित, यानी कि जो विष्णुगुप्त जी है वो कौन से काल में थे? गुप्त काल में थे, ठीक है। उनके द्वारा रचित संस्कृत भाषा में, यानी कौन सी भाषा में ये जो भी ग्रंथ लिखा अब आएगा, कौन सी भाषा का है? वो संस्कृत भाषा का है, ठीक है। तो कौन सा ग्रंथ है प्रचलित ग्रंथ? पंचतंत्र। कौन सा था? पंचतंत्र। ये पंचतंत्र आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और ये किस टाइम का था? ये गुप्त काल का था। किसने लिखा था? रचयिता कौन है इसके? तो है विष्णु गुप्त। कौन सी भाषा में लिखा गया था? क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है, जो पंचतंत्र है वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किस महान नक्षत्र वैज्ञानिक ने लिखा था? तो सूर्य सिद्धांत नामक जो ग्रंथ है वो कौन से महान नक्षत्र वैज्ञानिक ने लिखा था? उसका नाम है आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट के बारे में आए थे, हम सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इन्होंने लिखा था सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविकरण जो है ना, वास्तविकरण, वो आज से सोचो कितने टाइम पहले, चंद्रगुप्त मतलब ये आर्यभट्ट के टाइम की बात है। आर्यभट्ट ने आज से कितने सालों पहले इस चीज के बारे में बता दिया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वास्तव में क्यों होता है, जिसके बारे में मान लो आज के टाइम में भी वैज्ञानिक जो क्या कहते हैं संशोधन करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि इसका रीजन क्या है, या इन्होंने रिसेंटली चीजें निकाली है मान लो, ठीक है। तो ये आर्यभट्ट ने उस समय ही निकाल दिया था, उस समय ही बता दिया था कि इसका जो वास्तविक कारण है वो क्या चीज है। अब क्या इनका माइंडसेट था, क्या इनकी नॉलेज थी, वो अब हम लोगों को नहीं पता, मगर उस समय के जो लोग थे आई थिंक सो बहुत ज्यादा ही विद्वान हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक ने प्रथम बार यह घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है? ठीक है, ये कौन थे? तो ये थे आर्यभट्ट। तो सोचो आज के टाइम में कितने ज्यादा मतलब जो टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई हो रखी है, राइट। यहाँ से एक यान जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, राइट। तो आकाश में मतलब ये धरती से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जो धरती से ऊपर की तरफ जाता है वो शायद देख भी सकता है कि धरती घूम रही है। मगर जो आर्यभट्ट का जो टाइम था, तब तो ये सब कुछ कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ, राइट। लोग धरती पे ही रहते थे, ऊपर तो जाते नहीं थे, आसमान में जाते नहीं थे। इन्होंने उस समय भी ये बात बता दी थी कि धरती जो है ना वो अपनी धुरी पे घूमती है। धुरी पे घूमने का मतलब हो गया कि ये धरती जो अपनी धुरी पे घूमती है ना, इसी वजह से दिन रात होते हैं। अगर धरती अपनी धुरी पे ना घूमे ना, तो आप बस थोड़ा मतलब समझ लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर ना जीवन संभव नहीं है। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पे ना घूमे, क्योंकि दिन और रात बनेगी नहीं, एक तरफ हमेशा गर्मी रहेगी और एक तरफ बिल्कुल ठंडा रहेगा। तो ना बंदा जो होगा वो गर्मी वाली जगह पे रह पाएगा, और जो ठंड वाली जगह होगी वहां पे कोई पेड़ पौधे हो गए ही नहीं, क्योंकि वहां तो वो तो पूरी परत जो होगी वो बर्फ से ढक जाएगी। आगे हम लोग जल्दी ही क्या कहते हैं ज्योग्राफी का एक सीरीज शुरू करेंगे, तो उसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही है कि
जो कौन से वैज्ञानिक थे, प्रथम कौन से वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, तो कौन से वैज्ञानिक थे? आर्यभट्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। ये कह रहे हैं कि कालिदास ने ऐसी कौन सी रचना लिखी थी जिसका अनुवाद, मतलब जिसका ट्रांसलेशन यूरोपीय भाषा में भी हुआ है? तो उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। ये एक ऐसा उनकी रचना है, ठीक है, जिसका जो ट्रांसलेशन है वो यूरोपियन भाषा में भी हुआ, मतलब वो इतनी प्रसिद्ध हुई थी कि यूरोपियन भाषा में भी उसका ट्रांसलेट करके यूरोप में भी ये चीज पढ़ी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पुष्यभूति वंश के राजा ने महा माजा ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस पुष्यभूति वंश के राजा ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी? देखो मैंने आपको दोबारा ही पहले बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, मगर उस समय यहाँ पे पुष्यभूति वंश नहीं था, उस समय वहां पे कौन सा वंश था? गुप्त वंश था। ठीक है, याद रखना चीजों को, दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन एक जैसा ही लगता है, मगर वो पर्टिकुलर पूछ किसके बारे में रहा है ना, वो जब तक क्वेश्चन को डीपली नहीं पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ उपाधि वही है, क्योंकि उपाधि तो बहुत लोगों ने ग्रहण करी है, राइट, मगर यहाँ पूछा पुष्यभूति वंश के किस राजा ने की थी महाराजा धीराज की उपाधि? तो कौन थे वो? प्रभाकर वर्धन। कौन थे? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो थे, इन्होंने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? तो महाराजा हर्षवर्धन थे, इनके पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन था। इन्हीं के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। हिस्ट्री में महाराजा हर्षवर्धन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट, मगर अगर कोई अगर आप में से कोई हरियाणा का एग्जाम दे रहा है, राइट, या हरियाणा का कोई लेवल सी या लेवल डी का, ग्रुप डी ग्रुप सी का एग्जाम दे रहा है, या फिर वो एससीएस का एग्जाम दे रहा है, या हरियाणा का कोई भी एग्जाम दे रहा है, उस टाइम पे हिस्ट्री के टाइम पे, हरियाणा की हिस्ट्री के टाइम पे महाराजा हर्षवर्धन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप ऑल इंडिया के बारे में बात करो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे राजा हुए हैं, मगर अगर आप हरियाणा में पर्टिकुलर एग्जाम दे रहे हैं, हरियाणा का कोई एग्जाम दे रहे हैं और हिस्ट्री के बारे में बात होगी, तो महाराजा हर्षवर्धन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा ये नहीं पता, वो तो एग्जामर बताता है, मगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन करते हैं, महाराजा हर्षवर्धन के पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो कब जन्म हुआ था इनका? इनका हुआ था 590 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 590 ईस्वी में हुआ था। और 590 ईस्वी को अगर शताब्दी के बारे में बोला जाए तो क्या होगा? छठी शताब्दी में हुआ था। कौन सी शताब्दी में हुआ था? छठी शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन दोनों मतलब आंसर इस तरह भी हो सकता है कि कौन सी ईस्वी में हुआ था, तो पर्टिकुलर ईयर क्या होगा? 590। अगर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन यही होता है, मगर आंसर में ऑप्शन में शताब्दियां आती है, तो शताब्दी कौन सी होगी? क्योंकि एक आगे की शताब्दी होती है, जैसे 590 चल रहा है, तो शताब्दी कौन सी होगी? छठी शताब्दी होगी इस समय। ठीक है, 500 शताब्दी नहीं होगी, कौन सी होगी? छठी शताब्दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कब हुआ था महाराजा हर्षवर्धन का राज्याभिषेक? उनका राज्याभिषेक हुआ था 606 में। देखो 590 में तो उनका जन्म हुआ था, राइट, 606 में उनका राज्याभिषेक हुआ, यानी कि सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही ना इनका राज्याभिषेक हुआ था, मतलब इतनी छोटी उम्र में ही ये राजा बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पे हुआ था? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के तट पे हुआ था? वो होता नर्मदा नदी के तट पे। कौन सी नदी के तट पे हुआ था? नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। और ये कहाँ होता? और इसमें क्या होता? महाराजा हर्षवर्धन की पराजय हो गई थी। क्या होता? महाराजा हर्षवर्धन की पराजय हो गई थी। देखिए, उस समय ना हिस्ट्री के नाम पे क्या हुआ करता था कि जो भी राज दरबारी होता था वो अपने राजा के लिए ना कुछ लेख लिखता था, मतलब उनकी पुस्तकें लिखा करता था, उनके जीवनी पे लिखा करता था। मगर क्या होता था, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि कोई राजा है, उसके राज दरबार में कोई उसका राजकवि है, और राजा कोई युद्ध हार गया और वो राजकवि उस युद्ध के बारे में अपनी पुस्तक में लिख रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि उसमें तो राजा की हार लिखी गई। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और ये चीज, ये कैसे मालूम पड़ता है कि वो राजा हार गया था? तो जो राजा जीतता है ना, उसका जो राज दरबारी कवि होगा ना, उसने अपनी पुस्तक में जरूर लिखा होगा कि हाँ भाई जो ये राजा थे, ये राजा, जैसे अब ये यहाँ पे देखो, जैसे महाराजा हर्षवर्धन है, ठीक है, अब महाराजा हर्षवर्धन तो हार गए थे। अब महाराजा हर्षवर्धन की जो हरिश्चरित्र जो उनकी पुस्तक है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये पुलकेशिन द्वितीय से कौन सी नदी किनारे हार गए थे, नर्मदा नदी किनारे हार गए थे, ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है,
मगर जो पुलकेशिन द्वितीय जो है, इनका जो राजदरबारी कवि होगा, उसने जो पुस्तक लिखी होगी उसमें जरूर ये लिखा होगा कि जो महाराजा पुलकेशिन द्वितीय थे उन्होंने महाराजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट के किनारे हरा दिया था। ठीक है ना, क्योंकि हिस्ट्री तो जो लिखोगे वही होता था, तो राजा महाराजा अपने हिसाब से लिखाया करते थे, जाहिर सी बात है वही उनको सैलरी दिया करते थे, तो वो उनके खिलाफ तो जाके लिखते नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, या किसके दरबार में भारत आया था, या किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में। महाराजा हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? चीनी यात्री हेंगसांग आया था। यात्री वाला क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, बहुत सारे यात्री आए हुए हैं। ठीक है, वो किसके टाइम पे आए हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो चीनी यात्री हेंग सॉन्ग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसके टाइम पे आया था ये आया था महाराजा हर्षवर्धन के टाइम पे भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित और कंदामरी किसकी रचना है? किसने लिखी है हर्षचरित और कंदामरी, किसकी रचना है? तो ये है बाण भट्ट की। बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कहते थे, महाराजा हर्षवर्धन थे, इनके दरबारी कवि हुआ करते थे बाण भट्ट, और इनके मित्र भी हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद, तीनों को तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हरियाणा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये महाराजा हर्षवर्धन की रचना है। ठीक है, ये महाराजा हर्षवर्धन ने खुद लिखी थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद किसकी रचना है? महाराजा हर्षवर्धन जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो पाल वंश था उसके संस्थापक कौन थे? किसने किसने स्टार्ट किया था? वो था गोपाल ने। क्या नाम था? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। ठीक है, और 750 ईस्वी बौद्ध धर्म के, ये कहते हैं 750 ईस्वी में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो जो पाल वंश का संस्थापक कब हुआ था? 750 ईस्वी में हुआ था। पाल वंश का संस्थापक किसने किया था? गोपाल जी ने किया था। और ये कौन थे? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल जी ने की थी। किसने की थी? गोपाल जी ने की थी। ये जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, मतलब बौद्ध जो भिक्षु होते हैं ना, इनके लिए बनाया जाता है। तो आप मेरी जो बुद्ध भगवान वाली जो मेरी वीडियो है बुद्धिज्म के ऊपर, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वहां जाके चेक कर सकते हैं। मैंने उसके अंदर मतलब अपनी तरफ से मैंने जितने क्वेश्चन उसके हो सकते थे, जितने क्वेश्चन बन सकते थे, सब डाले हैं। उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बौद्ध धर्म में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट है जो महासभा हुई है, 4 महासभा हुई है, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है जो विश्वविद्यालय जो बने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों आपको उस वीडियो में आराम से मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज के अंदर भी उनको लेके आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी धर्मपाल जी ने। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुका है, नेक्स्ट टाइम आने के चांसेस भी है। तो प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ये पाल वंश के सबसे महान शासक थे। कौन थे? पाल वंश के सबसे महान शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो चौहान वंश था, इसकी स्थापना किसने की थी? वासुदेव जी ने की थी। किसने की थी? वासुदेव जी ने क्या किया था? चौहान वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश का अंतिम राजा कौन था? जो गढ़वाल वंश था उसका अंतिम राजा कौन था? उसका अंतिम राजा जयचंद। बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि आप जो गौरी के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी के बारे में, तो आपको जयचंद के बारे में जिक्र मिलेगा। तो जो गढ़वाल वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? जयचंद था। तो गौरी ने क्या किया था? गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में इनको मार मार डाला था। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। कौन जीता था? गौरी जीता था। कौन हारा था? जयचंद हार गया था। जयचंद कौन था? गढ़वाल वंश का शासक था। ठीक है, आगे हिस्ट्री पढ़ेगा तो और मजा आएगा, क्योंकि जो जयचंद है, जो उनकी पुत्री होती है, उनकी पुत्री से ही जो पृथ्वीराज जी चौहान जो है वो उनका विवाह होता है, मतलब जो उनकी शादी होती है पृथ्वीराज चौहान जी की, वो जयचंद की बेटी से ही होती है। और इसी की मतलब होती नहीं है, मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान जी जो होते हैं वो जयचंद की बेटी को लेके भाग जाते हैं शादी करने के लिए। ये एक प्रेम विवाह होता है, और जयचंद इनसे बड़ा नाराज होता है। तो आगे हम पूरा हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जयचंद ने कैसे गौरी को बोला था कि वो दोबारा के भारत पे आक्रमण करे। उसके बाद गौरी और जयचंद की खुद की आपस में झगड़ा हुआ था, जो युद्ध हुआ था। तो गौरी और जयचंद का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1194 में, जिसे कहते हैं चंदावर का युद्ध, जिसमें क्या हुआ था? जयचंद
हार गया था, मतलब मार डाला था उसको, मृत्यु हो गई थी जयचंद की उसकी मार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली नगर जो है उसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। किसने की थी? तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। कौन सी शताब्दी में की थी? 11वीं शताब्दी में की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली एनसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अंगपाल ने की थी 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, अब पूछेंगे कि कैलाश मंदिर कहाँ पे है? कहाँ पे है? एलोरा में है। या एलोरा में कौन सा मंदिर है? तो कैलाश मंदिर है। किसने निर्माण कराया था? उसका निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम। जो कृष्ण प्रथम कौन थे? ये कौन से वंश से संबंध रखते थे? तो ये थे राष्ट्रकूट वंश से। कौन से वंश से? राष्ट्रकूट वंश से संबंध रखते थे कृष्ण प्रथम। और इन्होंने क्या किया था? अलोरा के प्रथम अलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस राजा से है? जो ऐहोल अभिलेख है इसका संबंध किस राजा से है? किस राजा से संबंधित है? तो ये है पुलकेशिन द्वितीय से। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे महाराजा हर्षवर्धन के बारे में और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, जिन्होंने बताया गया था कि जो महाराजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के तट पे हुआ था? नर्मदा नदी के तट के किनारे हुआ था, जिसमें क्या था? महाराजा हर्षवर्धन हार गए थे। कौन जीता था? पुलकेशिन द्वितीय जीता था। मैंने बताया था उस समय कि क्या होता था, जो राज दरबारी होते थे वो वही लिखते थे जब जो राजा को अच्छा लगता था, यानी कि जब राजा जीतता था तो वो लिखते थे, जब वो राजा हारता तो नहीं लिखते थे। तो जो महाराजा हर्षवर्धन है वो पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे, इसका जो मतलब कि जो सबूत है या विवरण है इसका कहाँ मिलता है? जो महाराजा हर्षवर्धन का राजदरबारी थे बाण भट्ट, इन्होंने तो नहीं लिखा होगा, जाहिर सी बात है, तो किन्होंने लिखा होगा? तो जो ये ऐहोल अभिलेख है ना, इसमें वर्णित है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है इन्होंने महाराजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी किनारे हराया था। तो कहाँ लिखा हुआ है? ये ऐहोल अभिलेख में लिखा गया। किससे संबंधित है? महाराजा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? जो चोल वंश था इसकी संस्थापना किसने की थी? कौन थे संस्थापक इसके? तो विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग। देखिए नाम ऐसे ही है, आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़े से टफ रहते हैं कई बारी, मगर याद तो करने ही पड़ेगा हमें। तो चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय। कौन थे चोल वंश के संस्थापक? विजयालय थे। और राष्ट्रकूट वंश के कौन थे संस्थापक? दंती दूत थे। ठीक है। और गुप्त वंश के कौन थे संस्थापक? पीछे पड़ा था श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त थे। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, और देखिए अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, पढ़िए अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, और वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको क्वेश्चन, क्योंकि देखिए एक बार वीडियो देखने से नहीं समझ आता, ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है, आप एटलीस्ट वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो क्वेश्चन आपको माइंड में सेट हो गए। फिर आप और एक चीज़ और भी है, देखिए नोट्स, जहाँ तक बात नोट्स की है, ये मेरा मानना है कि अगर मैं इंडियन सीरीज चला रहा हूँ तो इंडियन सीरीज के इतने सारे क्वेश्चन हो गए, आप सबके नोट्स नहीं बना सकते। अगर आप बना सकते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं बना सकते तो मेरा ये एडवाइस है आपको कि आप इस सीरीज को बार बार देखते रहिए, आपको 2-3 बार देखोगे आपको ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, मैं जल्दी नेक्स्ट सीरीज लेके आता हूँ उसकी, और आप इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।